24 इलेक्शंस सर पे है, अब बस आने वाला है। 1 डेढ़ साल की दिक्कत है बस बात, कि वो 1 डेढ़ साल में 24 इलेक्शंस में आ जाएगी। नमस्कार, द रिलेटेबल शो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप ही का स्वागत है। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में। आज हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मिस्टर उमेश अग्रवाल जी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो शायद आप इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन सर हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़ते आ रहे हैं। सर को जियो पॉलिटिक्स की काफी नॉलेज है, उनको काफी इंटरेस्ट है। सर प्रिडिक्शंस करते हैं जो बहुत सही भी होते हैं। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर, आई एम रियली थैंकफुल कि आज आप हमारे साथ जुड़े। Thank you, Rahul. It's जी my pleasure as well to get connected with you. Yes, let's carry on. जी सर, अभी हम बहुत सारी चीजें ना होते हुए देख रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से, और उसमें सेंटर इंडिया बनता जा रहा है। अगर हम देखें कुछ चीजों को, हालांकि कुछ बहुत अजीब चीजें हो रही है। जैसे कि अभी हमने ये देखा कि यूएस जो है वो अचानक से उसके कुछ डेलीगेशन होती है जो पाकिस्तान चली जाती है, जिसको वो आजाद कश्मीर बोलते हैं और जिसे हम पीओके बोलते हैं, जो कि पीओके है भी। वहां जाके वो बोलते हैं कि ये आजाद कश्मीर है। बाजवा को यूएस बुलाते हैं, वहां पे बहुत अच्छे से उनको ना एक वेलकम दिया जाता है। तो ये सब क्या है सर अचानक से? क्योंकि अभी जस्ट कुछ कुछ हफ्ते पहले ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर यूएस में थे और उस समय उनको भी वेलकम किया गया। बट अगेन, अगर ये जब वो जाके आए तुरंत बाद और फिर अचानक ये क्या हो गया कि पाकिस्तान को आप इतना बढ़ा चढ़ा के ये कर रहे हो, आप क्यों इंडिया को अचानक से फिर नेगेटिव मैसेजेस देना शुरू कर दिया आपने? देखिए, the West is against India for not towing that line. जो रशिया के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं, जैसे वेस्ट इज गिविंग आर्म्स टू यूक्रेन and it is actively aiding Ukraine to attack Russia, and India not supporting the West line, and continuously India is taking crude imports world stage पे, even in United Nations abstain करते हैं UN General Assembly में. So anywhere down the line, US is using this as a coercion method कि मतलब इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए ताकि वो हमारी तरफ आ जाए. बट इंडिया ने बता दिया है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, इट विल बी इट विल बी फॉर देयर ओन बेनिफिट, इट विल नॉट केटर टू यूएस इंटरेस्ट. पाकिस्तान को उन्होंने अभी आप देखेंगे, दे हैव गिवन $450 million का F-16 का अपग्रेड के लिए भी उन्होंने दे दिया है. यूएस के अलाई है यूके, कि यूके की ट्रेड डील जो होने की है इंडिया के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच इज पेक्ड टू बी अराउंड $100 billion, उसके लिए भी उन्होंने बता दिया इट माइट नॉट गो थ्रू बिकॉज शी फियर्स देयर इज अ माइग्रेशन इश्यू फ्रॉम इंडिया. नॉट विस्टैंडिंग कि जितने ज्यादा चाइनीज और पाकिस्तानी जो यूके यूनिवर्सिटीज में हैं, they are coming as asylum seekers. They don't go as what you say regular visa के जैसे नहीं जाते हैं. वहां पे हम्म। इंडियंस जो जाते हैं दे पे द टैक्सेस. पाकिस्तानी उधर जाते हैं टर्की के रूट से एंड दे गेट एसिलम एंड दे गेट ग्रांट्स. चाइनीज उधर जाते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स बन के एंड दे टेक आउट सीक्रेट्स, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो यूके बाई नॉट, यूके ने अभी एफटीए को रोक पे रखा है या कुछ उसके ऊपर एस्पर्शंस कर दिया. इवन जर्मनी का देखिए, एग्जैक्टली। सडनली उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए. एंड इवन ईयू के होल में भी एक हॉस्टाइल सा एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट. अब जैसे अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया को 107 रैंक किया गया है. और बीच में कार्टून भी आया था जिसमें इंडिया को ऐसे प्रोजेक्ट किया है एज ए स्नेक चार्मर. The West is not able to absorb that India is now under a leadership which cannot be bought, which will not toe their line, which will reply them back in the tone which is not suitable to them. It is not bringing music to them. हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनके स्टेटमेंट्स देखिए. इट हैज रब्ड द एंटायर कलेक्टिव वेस्ट. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोले कैसे. एंड सडनली आप देखिए अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया का जो डी डॉलराइजेशन का जो एक पार्ट चल रहा है, जैसे इंडिया ने अभी बोल दिया है कि वी विल बी ट्रेडिंग विद मेनी कंट्रीज इन देयर ओन रेस्पेक्टिव करेंसीज विद एक्सचेंज रेट विच इज मार्केट लिंक. जैसे अभी इंडिया और यूएई डिसाइडेड दैट उनका जो $73 बिलियन का जो ट्रेड डील है, इट विल हैपन इन
रेस्पेक्टिव करेंसी। इंडिया और रशिया भी ऐसा ही वाह। कर रहे हैं। और हाँ। सेकेंडली यूपीसी यूनाइट जो इंडिया का यूपीआई है, इट इज गोइंग ग्लोबल। दुबई में हम्म। है, इवन यूरोपियन यूनियन, बहुत सारी कंट्रीज आर नाउ एक्चुअली टेकिंग दिस यूपीआई। यूपीआई का जो टेम्पलेट है वो लोग एक्सेप्ट करा किया जा रहा है। एंड ऐसा भी बोला जा रहा है कि यूपीआई में बी द ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट। ये स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट यस। इज द एसोसिएशन ऑफ बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब 12,000 इंस्टीट्यूशंस रहेंगे जिससे सीमलेसली मनी ट्रांसफर होता है। सिमिलरली यूपीआई के अंदर इट इज नाउ बीइंग यूज्ड टू इट इज नाउ बीइंग यूज्ड बाय इंडियंस टू सेंड रेमिटेंसेस टू इंडिया। और यूपीआई का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है? देयर इज जीरो ट्रांजैक्शन चार्ज। अगर बाहर अगर $200 भेजने हैं, so you will have a transaction charge of around $13, so means around $6.5 का 6.5% का आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। यूपीआई में नहीं लग रहा है। और यूपीआई इज मच मोर एडवांस, मच मोर स्टेबल Is yeah. देन द स्विफ्ट Easy नेटवर्क इटसेल्फ। transactions are very easy on UPI। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट को ना पॉइंट आउट किया कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है फिलहाल वो बहुत स्ट्रांग है, और स्पेशली हमारे जो विदेश मंत्री है वो बहुत ही स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर, ये जो वेस्ट का तिलमिलाहट है, ये क्या मोदी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है इस वजह से दे आर स्कैर्ड ऑफ द मोदी गवर्नमेंट समहाउ, दैट दे वांट टू रैटल देम बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू टैकल मोदी गवर्नमेंट? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो इतनी स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को रखेगी। पहले तो हमें आदत थी कि यार यूएस रहेगा तो सब कुछ है, वैक्सीनेशन भी हम बाहर से ले लेंगे। आज की डेट में हम वैक्सीन भी खुद बना रहे हैं, देशों को बांट रहे हैं, और वही देश जब यूएन जनरल असेंबली में जाती है तो हमारी तारीफ करती है कि यार इंडिया ने हमें बहुत हेल्प किया। तो डू यू थिंक somehow West is rattled by the policies of Modi government, the ministry which we have right now? सी द वेस्ट के अंदर जो डेमोक्रेटिक रेजिम है यूनाइटेड स्टेट्स की, दिस दिस इज अ इविल रेजिम। जो बाइडेन का जो रेजिम है, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप, उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। दे हैव द कमला हैरिस एज अ वाइस प्रेसिडेंशियल फेस, बट उनकी जो पॉलिसीज है इट इज अगेंस्ट इंडिया। वहां पे वीजा उनको देने के लिए दे टेक 800 डेज। एंड फॉर चाइनीज जो उनके सेमीकंडक्टर प्लांट से डिजाइन चुरा देते हैं, उनको 2 या 3 दिन में देता है। ठीक है, व्हाट दिस सिग्निफाइज इज दैट डेमोक्रेटिक लीडरशिप does not want India to actually grow, and democratic leadership has been infested by the US deep state. ये US deep state है क्या? It is a group of corporates which has varied interest in oil, pharma, arms, big tech and Wall Street managers। ये 5 लोग हैं, जो 5 इंडस्ट्रीज है, they want to control the world। सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा बिग टेक की। बिग टेक जो है, जो इट इज लाइक द जो बोलते हैं ना फैंग, जो फेसबुक है, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, गूगल है, ऑल दिस कंपनीज Yeah. ऑल दिस कंपनीज आर गेटिंग बिजनेसेस फ्रॉम चाइना। उन्होंने एक सर्वेलेंस नेटवर्क बना के रखा है, एंड दे गिव ऑल द टेक्नोलॉजी टू चाइना टू सर्वेलेंस ऑन देयर ओन सिटीजन्स। People, yeah. देखा जाए तो यूएस कॉर्पोरेशंस ये सब दे गेट बल्क ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम चाइना, इन स्पाइट चाइना बीइंग कंसीडर्ड अ ग्रेटर थ्रेट टू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, ट्रम्प जब थे, ही वाज ट्राइंग टू ही वाज ही उनका एक ही स्लोगन था, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन स्पाइट ऑफ दैट ही लॉस्ट। सो वो भी बोलते हैं कि इसका जो इलेक्शन था वो रिग था। कमिंग टू द पॉइंट, जो ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, दे आर जी। स्केर्ड दैट इंडिया जो अपना मेक इन इंडिया कैंपेन बना रहा है, अपने खुद के आर्म्स बना रहा है, खुद के वैक्सीन बना रहे हैं, उन्होंने बिग टेक को भी सेंसरशिप किया हुआ है। हमारी जो फार्मा कंपनीज है, जैसे आप थोड़ी देर पहले देखेंगे, यहाँ पे डोलो 650 जो Yes. माइक्रोलैब्स के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था कि दे आर बीइंग गिविंग कमीशन एजेंट्स टू द डीलर्स, Yes. ब्रोकर्स एंड। बाद में उस दैट एलिगेशन वाज नॉट प्रूव्ड एंड दे गॉट Yes. डिस्चार्ज। डिस्चार्ज वाला बात है, मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया। Highlight किया, सडनली true. गैम्बिया में भी ऐसा ही हुआ। जो वहां पे जो कॉफ सिरप था, उसके लिए भी इंडियन कंपनी को ब्लेम किया गया। आगे मालूम पड़ा गया कि ये कंपनी ने इस दिस कंपनी एक्चुअली सप्लाइड दिस सिरप टू अ यूएस बेस्ड कंपनी। उस यूएस बेस्ड कंपनी हैड एक्चुअली सोल्ड दिस मटेरियल इन गैम्बिया। तो एक कलेक्टिवली वेस्ट इज ट्राइंग टू डेसिमेट इंडिया। उन्होंने इंडिया की ग्रोथ नहीं देखना चाहते हैं।
इफ यू रिमेम्बर इन 1991 और 92 इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था। उस यस समय रशिया वाज scheduled टू सप्लाई द क्रायोजेनिक इंजन टू इंडिया। यूएसए उसी समय ये बाइडेन ही थे जिन्होंने इसको, ही वाज अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। उन्होंने प्रेशराइज किया था बोरिस येल्सन को कि आप मत दीजिए, और रशिया ने हमको वो टेक्नोलॉजी नहीं दी, जिससे हमको 10 से 12 साल लग गए टू डेवलप द टेक्नोलॉजी, फिर बाद में हम कुछ कर पाए। एंड वन मोर थिंग आप नोट करिए, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, हम 104 सैटेलाइट्स एक साथ छोड़ रहे हैं। अभी भी एक दो दिन में वी विल बी लॉन्चिंग अराउंड 36 सैटेलाइट्स। हमारा जो मार्स मिशन था, इट वाज डन इन 450 करोड़। दिस इज लाइक वेरी पीनट। इंडिया इज एक्चुअली a threat to many space corporations, many agencies, जैसे नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, टेस्ला का खुद का स्पेस लिंक है, अमेजोन का एक अलग से उनका भी है। तो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशन आर नाउ स्कैर्ड ऑफ इंडिया एंड दे आर ट्राइंग टू मलाइन द इमेज ऑफ इंडिया। तो अब मैं बोल रहा था ना, इसके आई वुड इंक्लूड द स्पेस एजेंसीज एज वेल। उनको भी एक बहुत जो lucrative markets है, इंडिया इज एक्चुअली पेनिट्रेटिंग इनटू दैट मार्केट्स एज वेल। दे आर सर अनेबल एक टू चीज, अब्सॉर्ब। जी एक चीज मैं बोलिए। आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि अब हम, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से ये बताया था, अभी बात बात में आपने ये भी बताया कि कैसे इंडियन रुपी, इंडिया जो ट्रांजैक्शन है वो रुपीज में कर रहे हैं और वो दूसरे कंट्रीज अपने दूसरे कंट्री में कर, दूसरे करेंसी में कर रहे हैं। रशिया के साथ भी हम रूबल और रुपी में काम कर रहे हैं। तो डू यू थिंक समहाउ ये जो एक तरह से इंडिया कहीं ना कहीं यूपीआई के थ्रू, करेंसी एक्सचेंजेस के थ्रू अपने रुपी को यूज करके कहीं ना कहीं इंडिया इज चैलेंजिंग डॉलर, द सुप्रीमेसी ऑफ डॉलर, यू नो, क्योंकि डॉलर आज तक सुप्रीम पावर होल्ड करता है। तो डू यू फील कि उसको इंडिया कहीं ना कहीं चैलेंज करे, इस वजह से भी वेस्ट में एक तरह का तिलमिलाहट है? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, इंडिया इज नॉट चैलेंजिंग द डॉलर, इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स रूपी। इसके कारण डॉलर का प्रॉब्लम हो रहा है। और डॉलर का जो प्रॉब्लम है, आज यूनाइटेड स्टेट्स की जो करेंसी है डॉलर, वो कौन प्रिंट करता है? उनके फेडरल रिजर्व। आज 2020 तक द टोटल मनी अंडर सर्कुलेशन वाज अराउंड $4 ट्रिलियन। 2 साल में उन्होंने दे प्रिंटेड अराउंड $7 ट्रिलियन एंड दे स्टार्टेड दैट मार्केट। तो वर्ल्ड में अराउंड $11 ट्रिलियन या उससे ज्यादा घूम रहे हैं। मतलब आप सोच लीजिए, पिछले 100 ईयर्स में $4 ट्रिलियन थे और 2 साल में उन्होंने $7 ट्रिलियन एडिशनल प्रिंट करके मार्केट में डाला है। सो दिस हैज कॉस्ट हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड अदर थिंग्स। एक चीज आप नोट करके देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया और सुपर डॉलर, अराउंड वन फोर्थ ऑफ द डॉलर इज अंडर सर्कुलेशन इज स्टेटेड टू बी फेक काउंटरफीट। और ये डॉलर्स जो प्रिंट होते हैं, इट इज बीइंग डन इन नॉर्थ कोरिया। you don't need to, you can just google it out, super dollar and north korea, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। so यूनाइटेड स्टेट्स इट wants to kill the dollar, और वो लोग अपनी अभी खुद की करेंसी लेके आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डॉलर, ई डॉलर करके लेके आ रहे हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रहेगी एंड एवरी करेंसी विच बीन इश्यूड विल बी अकाउंटेड फॉर। सिमिलरली इंडिया में भी देख लीजिए, वो सीबीडीसी आ रहा है, सेंट्रल बैंक ई रूपी आ रहा है, वो भी जी होगा। सो जी कलेक्टिवली वर्ल्ड ओवर जो सेंट्रल बैंक्स है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स ई करेंसी, दे आर ट्राइंग टू किल द क्रिप्टो मार्केट, they are trying to, what you say, jack up their currency with gold. They want to control inflation, they want to bring back the growth, they don't want to print the currency and flood the market. So आज जैसे यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जी everybody is pulling out the dollars and they are investing in US dollar. तो सबके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्रिशिएट हो रहे हैं, प्राइस राइज हो रहा है। इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, हमारी इकोनॉमी वीक हो रही है और यूएस को भी इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। सो कलेक्टिवली एक तरह से रेमेडियल मेजर लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो कर रहा है गवर्नमेंट इज डूइंग दैट। इसको बोल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, अगर आप इसका नाम हो रहा है, इट इज लाइक डी डॉलराइजेशन। मतलब डॉलर का जो यूज है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स एंड फॉरेन करेंसी के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पार्क किया जाता है अपना एक्सेस सॉवरिन फंड, वो सब कम हो रहा है आज की डेट में। No, 74% of the international trade settlements are in dollars. ह्यूज। 59% of the foreign exchange reserves of world are in dollars. And note करिए, चाइना इज नाउ शेडिंग इट्स डॉलर्स। उनका कभी भी उनका जो डॉलर होल्डिंग था, इट यूज्ड टू बी अबव $1 ट्रिलियन, इट हैज गॉन डाउन, इट हैज नाउ गॉन डाउन। अभी सबसे ज्यादा डॉलर रिजर्व है जापान के पास
सेकेंड है चाइना विच इज अराउंड विच इज बिलो $1 ट्रिलियन। इससे पहले एक टाइम था द लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ यूएस reserves, yeah, dollar, yeah. bill. So what I am saying right now is the entire world is moving towards de-dollarization. Even today अगर आप गूगल कर लेंगे, इंडोनेशिया के जो फिनांस मिनिस्टर है उन्होंने भी बताया कि हमारा जो डॉलर के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो ट्रेड है इट इज ओनली 10%, पर हमारे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 90% इज इन डॉलर्स। तो सारे सब लोगों को ये अपनी जो डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है और रेस्पेक्टिव करेंसी डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो उससे फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिवली कंट्रीज विल ट्राई टू इंसुलेट देमसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर स्टॉक। हाउ दे विल ट्राई टू ट्रेड इन रेस्पेक्टिव करेंसीज। आप देखिए जल्दी इंडोनेशिया का और इंडिया का भी हो जाएगा। मेनी कंट्रीज विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस। और जैसे जैसे इंडिया का जब करेंसी बाहर यूज होगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा, हमारा यूपीआई विल पोजीशन इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू द स्विफ्ट नेटवर्क। सब कुछ हो रहा है। दिस हैज एक्चुअली रैटल्ड यूनाइटेड स्टेट्स वेरी मच, और इसके लिए वेरी वेल, जिम्मेदार खुद बाइडेन ही है। वेरी वेल पुट सर, वेरी वेल पुट। और आपने बताया भी कि कैसे पिछले 100 साल में उन्होंने 4 ट्रिलियन पंप किया था और 2 साल में उन्होंने 7 ट्रिलियन पंप कर दिया, और इसकी वजह से अभी हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छा हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। और आपने सही बताया कि डॉलर क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, पीपल कंट्रीज आर ट्राइंग टू ट्रेड इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज। सर कमिंग बैक टू द पावर थिंग, आपने बताया कि वन मोर थिंग आई वुड यस। लाइक टू ऐड। नॉर्थ कोरिया ने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो फंड किया है, they have got funded through the fake dollars they have printed. पाकिस्तान ने भी एक्चुअली अपना जो न्यूक्लियर क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम फंड किया है, it has done through these fake dollars. So, North Korea and Pakistan. but my question is, if North Korea is printing such dollars, why, who are these people who are taking such dollars? मतलब लोगों को पता है कि ये सुपर डॉलर है, ये फेक है, तो फिर ये ले कौन रहा है उनसे, और वो फंड कैसे कर पा रहे हैं इसको? देखिए ये सब काम चाइना ही कर सकता है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ चाइना दिस कैन नॉट हैपन। एंड US currency is being used everywhere around the world, and nobody can go to the Fed and ask whether this is the real currency। or चाइना में अगर प्रिंट हो रहा है और वर्ल्ड ओवर यूज हो रहा है तो उसका क्या कर सकते हैं? तो ओके, आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस है। कहीं ना कहीं चाइना चाइना और यूएस कहीं ना कहीं मिलके चल रहे हैं शायद इसमें सर, कि यूएस ने हम ही भर दिया चाइना को कि भाई तुम छापो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट समथिंग लाइक देखिए दैट? बिकॉज़ दैट्स वेरी स्केरी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि यूएस ने अपना रिजर्वेशन रखा होगा, बट आप नोट करिए चाइना इज गिविंग यूएस फाइनाइट रिसोर्सेस, और उसके बदले यूएस उनको वो ट्रेशरी बिल्स छाप के दे रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ट्रेशरी बिल्स? मतलब आप अगर हम दोनों अगर ट्रेड कर रहे हैं और आप मुझे अगर माल दे रहे हो, तो व्हाट आई डू इज आई विल गिव यू अ प्रॉमिसरी नोट व्हिच इज बीइंग साइंड बाय मी। means you जी are funding my consumption, and that promissory bills is being accepted worldwide. वाओ। So this is like economic colonialization which is happening. चाइना को इससे क्या फायदा है कि उसके इंडस्ट्रीज आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, तो इट सूट्स चाइना एंड यूएस बोथ। तो इफ यू सी द जो पिलर जो डिफाइन कर रहे हैं कि 25% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड द नेक्स्ट 20% इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। सो ये 45% जो है ना, दिस इज अ ग्लोबल अरेंजमेंट बाय बोथ चाइना एंड यूनाइटेड वाओ। स्टेट्स। तो एक चीज बताइए, एनी ट्रांजैक्शन शुड हैव एन जो आप करें जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, इट शुड हैव सम वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ द डॉलर पहले था, इट वाज बीइंग सॉलिडिफाइड बाय द पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट। वो अभी वो भी नहीं है, बिकॉज नाउ डेज जो मोहम्मद बिन सलमान है और मोहम्मद बिन जायद है जो गल्फ जीसीसी में हैं, they are actually angry with United States. In spite of Biden asking them to increase the oil production, they are not doing it. And with OPEC Plus, they have actually decreased the oil production by some 2 million tons, 2 million Yeah. barrels. Yes. Recently, they just announced it. Even though Biden, I guess 2-3 months back, he went to Saudi and asked them to increase the production. Acha, moving on, sir. People like George Soros come into the picture. They say that we don't like the Modi government and we would like them to go. 24 इलेक्शंस सर पे है, अब बस आने वाला है, 1-1.5 साल की है बस बात, कि वो 1-1.5 साल में 24 इलेक्शंस में आ जाएगी। डू यू थिंक समहाउ वेस्ट
or probably external forces are trying to destabilize India right now, so that this Modi government won't be able to come back to the power anyhow, because they are See, being so solid. I will, I will not name the politicians, but already it has been started. I think one union minister is already is angry because somebody in his state got the promotion, and उनकी जो policies है very much absurd है. ठीक है, नाम नहीं ले सकता, but आप समझ सकते हैं कि उन कहीं ना कहीं डिसकंटेनमेंट चालू हो चुका है. एक हम्म, प्रोमिनेंट लीडर है जो बीजेपी के हैं, वो भी आजकल ही हैज आल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट during the thing. So what does it shows that around the world, people are the major powers know that if the Modi government comes to power in 2024, there is no stopping back. India will be on the growth trajectory. इसको इंडिया की हम्म, ग्रोथ को रोकना है, डिले करना है, so that their status as a क्या बोलते हैं, as a super power is not threatened. So जॉर्ज फॉरेस्ट है, ये इलान ओमर है, ये they will try. एक और एक चीज है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये यूएस की एक yes. ऑर्गेनाइजेशन है. दिस इज नॉट एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल. दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन फंडेड बाय द पाकिस्तान आईएसआई. What? So how come they have this ये name that they belong to, they represent Indians? see, the problem is India should do something like that. They should create something like a Balochistan army. They should say Balochistan independence thing, something like Sindh. वो इंडियन गवर्नमेंट अभी नहीं कर रहा है. Hmm. I really have Wow. issues with that. Why is the government not replying them? But Hmm. एक और एक चीज है, the government priorities are now very much limited. उनके पास अभी देखिए 3-4 साल में वेरी गुड लीडर्स हैव डिपार्टेड. अरुण जेटली नहीं है, सुषमा स्वराज नहीं है, मनोहर पर्रिकर नहीं है. गवर्नमेंट में इतने सीनियर लीडर्स बचे नहीं है, और जितने भी अगर लीडर्स है सेकंड, उनके पास वो मास अपील नहीं है. तो Modi, the only thing they can do is spoil the name of the Modi, of Narendra Modi, spoil the chances of बीजेपी. जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको ही वीकनेस बनाने की कोशिश किया जा रहा है. जी जी सर, आपने अभी बलूचिस्तान पे भी टच किया, और मैं अभी, मेरा जो आखिरी सवाल है इसी पे. डू यू थिंक समहाउ पाकिस्तान इज बीन यूज्ड एज अ टूल, और विल बी इन फ्यूचर यूज्ड एज अ टूल टू डीस्टेबलाइज इंडिया? क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से ये अमेरिका अभी जो कर रहा है, बुला के F-16 के लिए उनको दे दिए पैसे, और पाकिस्तान के पीओके में जाके बोल रहा है आजाद कश्मीर कश्मीर है. तो डू यू थिंक समहाउ कुछ ऐसी चीजें होंगी? आज भी मैंने पढ़ा कि आतंकवादी हमले हुए हैं कश्मीर के पास, कश्मीर में एक जगह पे. तो डू यू फील कि अब ये टेररिज्म जो है वो इंडिया में बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ज्यादा, पाकिस्तान को यूज किया जाएगा टू डीस्टेबलाइज इंडिया, सो दैट दे कैन होल्ड पावर ओवर मोदी गवर्नमेंट, वेस्टर्न फोर्सेस? देखिए देखिए पाकिस्तान को तभी सपोर्ट मिल गया था लास्ट in on August 15, 2021, when US forces ran from Afghanistan. They have left $85 billion of military equipments. Okay, $85 billion is a 1 year budget of India. So they had left in the hand of the terrorist, the Talibani regime, which is being propped up by Pakistan. So US ka intention is very clear that they want to destabilize India, they want to destabilize the Middle East, they want to destabilize the Central Asia, ताकि उधर chaos बना रहे और इंडिया के और उनकी ग्रोथ रुक जाए. आज यूएस के बॉर्डर पे देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. आज इतना बड़ा उनके पास जो ओशन है, तो अटलांटिक ओशन है, तो दैट सेपरेट्स द यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट, उधर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट दे बिल्कुल. क्रिएट पोटेंशियल थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ईच एंड एवरी रीजन. इवन अभी ये देखिए ताइवान के अंदर भी नैन्सी मुझे प्रोवोक कर रहे हो कि चाइना शुड इन्वेड ताइवान. दे आर प्रोवोकिंग, they have provoked Russia to invade Ukraine. They will provoke Iran to actually launch a strike on Israel, and they want to create chaos around the world. उस chaos में उनके weapons बिकते रहेंगे, उनकी डॉलर की डिमांड रहेगी, बाकी कंट्रीज तबाह होंगे, और यूएस का प्री एमिनेंस एज अ सुपर पावर चलता रहेगा. पाकिस्तान आयल से इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है. इंडिया शुड चोक द पाकिस्तान टू डेथ ऑटोमेटिकली. वहां पे एक टाइम आएगा, आई एम टेलिंग यू, वहां पे रेडिकल्स विल टेक कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर एसेट्स. आज आपको जान के हैरानी होगी, अराउंड 10,000 स्पेशल फोर्सेस
US forces which are guarding Pakistani nuclear assets. उनके जो strategic arsenal थे वो सब guard कर रहे हैं. US is actually very much petrified because of this कि कभी अगर ये nuclear weapons, क्योंकि army में भी एक revolt हो सकता है. There might be a jihadi sympathizers in army also. Pakistan is like a tinderbox; it can explode anytime. And so Pakistan is already on the brink of collapse, और वो collapse होना ही है within a decade definite. एक चीज से मैं यहाँ जो आपके अग्री नहीं करता, वो जब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि तालिबान के लिए छोड़ के चले गए वो $85 बिलियन के सामान, बट नाउ वी आर सीइंग कि पाकिस्तान और तालिबान में खुद ही नहीं बन रही. तालिबान टीटीपी जो उनका एक शायद उनका ही फ्लैंक है, वो तो पाकिस्तान में हमले किए जा रहा है. और जो अफगानिस्तान भी है वो बोल रहे हैं कि यार तुम अपने काम से काम रखो, हमें मत इन्वॉल्व करो. दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया. सो डू यू फील दैट अफगानिस्तान इज समहाउ रिलेटेड टू पाकिस्तान और दे आर अगेंस्ट देम? See, वो border skirmishes चलता रहेगा. And one more thing is there is a call for a greater Afghanistan. Greater Afghanistan में part of Pakistan भी included है. अभी उनके अंदर एक चीज हो गया, why not we take that Pashtun dominated region of Pakistan itself. Okay, तो बात चल रही है, skirmishes हो रहे हैं, but you have to remember anyway the regime in Afghanistan is always dependent on Pakistan. आप भले ही आपके बॉर्डर में थोड़े skirmishes हो जाए, वो सब हो जाए, पाकिस्तान अभी इंटरनली इतना वीक हो चुका है, it cannot control its own citizens, own parties and own opposition parties. वो अफगानिस्तान में क्या कर पाएगा? आप वो समझ ये the attack on Pakistan by Taliban shows that the Pakistan army is getting weaker. It shows the fragility of the Pakistan security forces. Pakistan की जो defense है, it is getting weaker day by day. Otherwise उनको कोई problem नहीं था. They were very much controlling the regime through the Haqqani network. Wow, such nicely things you mentioned and well put, sir, very well put. और इसी के साथ सर इस डिस्कशन को हम यहाँ खत्म करते हैं. आई होप कि व्यूअर्स आपको ये डिस्कशन हमारा पसंद आया. अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हमारी जो फैमिली है वो बढ़े. वी आर रीचिंग टुवर्ड्स 1200 सब्सक्राइबर्स. तो डू सब्सक्राइब. हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब करना बहुत मैटर करता है. तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. जय हिंद. जय हिंद.